हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप IIT एग्जाम की बात करें या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, फिर वो चाहे MSc का हो या MSc के बाद का हो, CSIR नेट हो, गेट हो, TIFR हो, या इवन आप IIT JEE नीट की भी बात करते हो, तो भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। वेल, यहाँ जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये स्पेसिफिकली जो टारगेटेड होगा वो BSc MSc के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए होगा, जैसे कि IIT JAM या यू कैन से CUET के लिए होगा या CSIR नेट गेट के लिए होगा। ये टॉपिक्स होगा IIT JEE नीट के स्टूडेंट्स के लिए। ये जो पर्टिकुलर वीडियो सीरीज होगी ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के टॉपिक होंगे। ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, क्या है, कहाँ से हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इस पीरियोडिक टेबल को तो आप जानते ही होंगे। अब इस पीरियोडिक टेबल में हम सबको पता है कि हमारा जो पीरियड नंबर 6 होता है और पीरियड नंबर जो हमारा 7 होता है, वहाँ पर जो ये एलिमेंट्स यहाँ बीच में हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, जिनको हमने अलग से यहाँ पे निकाल के रखा होता है, जिसमें से जो 6th पीरियड में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हम उनको कहते हैं लेंथेनॉइड्स, और जो 7th पीरियड में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हम उनको कहते हैं एक्टिनॉइड। सी एक चीज याद रखना, सबसे पहले आप इनकी पोजीशन समझ लेना। ये जो होते हैं आपके थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर 3 होता है आपका। अब वो पहले वाला एक पैटर्न था ग्रुपिंग करने का, 1A 2A फिर 3B 4B 5B 6B, वो हटा दिया गया है। अब हम सीधा नंबर 1 नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। ये ग्रुप नंबर 3 में आपका आता है पीरियड नंबर 6 होगा लेंथेनॉइड्स का, पीरियड नंबर 7 होगा एक्टेनॉइड्स का। अब वैसे तो यहाँ 14 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला एलिमेंट होगा लेंथनम, और यहाँ का जो पहला एलिमेंट होगा एक्टीनियम, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट ही कहते हैं। एक तरीके से आप मान सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट है। आपके एक्चुअल एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होंगे वो यहाँ से सीरियम से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे थोरियम से स्टार्ट होते हैं। अगर आप गिनोगे तो आपको यहाँ पे 14 एलिमेंट स्टार्ट मिलेंगे, सीरियम से लेके लुटेशियम तक, और यहाँ पे आप थोरियम से चले जाइएगा और थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक आपको यहाँ पे 14 एलिमेंट्स गिनने मिलेंगे। अब सबसे अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इनके नाम क्या होंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक और बड़ी बात, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेंथेनम्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिनाइड्स की जो पूरी सीरीज होती है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लेंथेनाइड सीरीज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक्टिनाइड सीरीज के ऊपर क्वेश्चन उतने नहीं आते। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर होते हैं, स्पेक्ट्रा के ऊपर होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बेस्ड होते हैं, और इनके कॉम्प्लेक्सेस या उनकी ज्योमेट्री के से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ एक और टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। उसके ऊपर वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, जब मैं BSc में था, 3rd ईयर BSc का जब मैं एग्जाम दे रहा था फाइनल ईयर का, तब मेरे से लेंथेनॉइड के एक्सट्रैक्शन के बारे में और उसके सेपरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुझे उस समय उसका आंसर नहीं आता था। ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। 14 एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनम्स बोलते हैं या लेंथेनॉइड्स बोलते हैं उनको, लेंथेनाइड्स या लेंथेनॉन्स बोलते हैं, जो 14 एलिमेंट्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं। हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेंथेनाइड सीरीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 14 एलिमेंट्स आप पहले इनसे वाकिफ हो जाइए। सबसे पहले हम वैसे तो हम लिखते समय लेंथेनम लिखते हैं, बट लेंथेनम को हम काउंट नहीं करेंगे। आप देखो तो ये एलिमेंट नंबर 1 है, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो अगर लेंथेनम को करो तो 15 हो जाते हैं, बट हम लेंथेनम को नहीं करते हैं। बट सिंस आदत पड़ गई हमको शुरुआत लेंथेनम से करने की, तो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथेनम, सीरियम, प्रेसिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यूट्रियम, ल्यूटेशियम। ये आपके एलिमेंट्स के नाम है। बहुत बार एक बड़ा ट्रिकी और कैची पॉइंट होता है, सर इनको याद कैसे रखा जाए, इन एलिमेंट्स के। तो इनके तो चलो, ये तो इनके सिंबल्स हो गए। याद रखने का कोई तरीका बता दो। तो देखो, याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। ये मुझे 12th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में कोचिंग लेने जाता था। IIT JEE नीट वाली जो हमारी कोचिंग होती थी, तो वहाँ हमको मुझे पढ़ाया गया था हमारे टीचर ने। तो आई होप अगर वो टीचर अभी भी हों, अगर मुझे देख रहे हो, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं मुझे कि मेरा इंटेलेक्चुअल कंटेंट आप चुरा रहे हो। तो गाना ये था कि लाल चुनरिया पहन के निकली प्रिया सयानी। लाल चुनरिया पहन, बॉलीवुड का गाना लगेगा ये एकदम ऐसा, जैसे शाहरुख खान की पिक्चर का कोई गाना है। लाल चुनरिया पहन के निकली प्रिया सयानी, ए गोरी तू देख हॉलैंड, इंग्लैंड, टोक्यो या लंदन। मतलब एक प्रिया करके एक लड़की है, बेचारी लाल चुनरिया पहन के निकल जाती है, बड़ी सयानी है वो, और उसको हम कहते हैं ए गोरी तू देख हॉलैंड, इंग्लैंड, टोक्यो या लंदन। अब ये सीक्वेंस याद रखना, हॉलैंड, इंग्लैंड, टोक्यो या लंदन। अब लाल से लेंथेनम, सी से सीरियम, पी से प्रोसोडाइमियम, नी से नियोडियम, एन से नियोडियम, प्रोमीथियम, प्रिया से प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, टी से आपको सिर्फ पहला लेटर देखना है। यहाँ से L, यहाँ से C, यहाँ से P, यहाँ से N, यहाँ से P, यहाँ से S, A। अब ए गोरी, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए गोरी, EA, तो EU हो जाएगा यूरोपियम, G, T, D, H, E, T, Y, और यहाँ पे L। तो ये 14 एलिमेंट्स को याद करने का तरीका है।
ये प्लीज याद कर लेना। लाल चुनरिया पहन के निकली प्रिया सयानी, ए गोरी तू देख इंग्लैंड हॉलैंड टोक्यो या लंदन। अब आपके पास हो सकता है कोई और भी अच्छे अच्छे गाने हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो और अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करके मुझे बता देना, क्योंकि ये जो है ये दोनों ऐप पे भी जाएगा और यूट्यूब पे भी जाएगा। तो आप दोनों जगह मुझे बता सकते हो कि आपके पास अगर कोई और अच्छा गाना हो, अंग्रेजी के मत उठा के लेके आ जाना, वो एल से लाल सिंह चड्डा वगैरह वगैरह कुछ मत बना लेना, कुछ अच्छा हो डिसेंट हो तो मुझे बताना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर कैरेक्टर्स बाय द फीलिंग ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट 4F एनर्जी लेवल। हम इनको एक और बड़ी बात याद रखना, यहाँ पे जो ये एलिमेंट होते हैं, ये जो 14 एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, हम इसको 4F सीरीज कहते हैं। लेंथेनॉइड्स को हम 4F सीरीज कहते हैं और एक्टिनॉइड्स को हम 5F सीरीज कहते हैं। अब ये जो 4F होता है और ये जो 5F होता है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, पीरियड नंबर 6 चल रहा है लेकिन भरा जाता है 4F, पीरियड नंबर 7 चल रहा है लेकिन भरा जाता है यहाँ पे कौन सा 5F। तो अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोला है एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट का मतलब होता है कि आपका एकदम थर्ड लास्ट आप शेल कह सकते हो कि एक तरीके से आपका थर्ड लास्ट शेल यहाँ पे भरा जाता है। दे आर एक्सट्रीमली सिमिलर टू ईच अदर इन प्रॉपर्टीज, बहुत एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, इसलिए इनका एक्सट्रैक्शन करना या सेपरेशन करना डिफिकल्ट होता है। 1907 तक दे वर थॉट टू बी सिंगल एलिमेंट, ऐसा लगता था कि ये सिंगल एलिमेंट है, मतलब ऐसा लगता नहीं था कि 14 एलिमेंट्स अलग अलग हैं, ऐसा लगता था ये एक ही एलिमेंट है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ एक ही जगह छोड़ी गई थी कि नहीं उसी दिन वहाँ हमको लगता था वो एक ही एलिमेंट है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी काफी हद तक सिमिलर हो रही थी। इन द पास्ट वी वर कॉल देम रेयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट्स, हम इनको कहते थे कि बड़े रेयर होते हैं, उनको लास्ट में लगता था कि मिलते नहीं है जल्दी, और अभी भी आप देखोगे तो इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। फर्दर मोर द नेम इज नॉट प्रिसाइज सिंस इन एडिशन टू 14 lanthanide इट हैज बीन यूज्ड टू include lanthanum or S ytterbium which are similar in d block elements and sometimes thorium and zirconium। ये तो देखो ये जो नाम है ये कहना एक तरीके से फिर भी प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि लैंथेनाइड्स के अंदर कभी कभी लैंथेनम को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं लैंथेनाइड्स के अंदर, या हम स्कैंडियम और यटरबियम को भी बहुत बार, क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ोगे बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी सिमिलर होती है। ठीक है ना, आई होप आपको नाम याद रहेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जी समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है अगर आपको 4F तक पहुंचना होगा तो सबसे पहले 1S भरना पड़ता है, फिर 2S भरना पड़ता है, फिर 2P भरना पड़ता है। आपने अगर अब्बा प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो अगर आप सबसे पहला एलिमेंट भी उठा लेते हो, अगर मान लीजिए अगर आप सीरियम भी उठा लेते हो और अगर आप 58 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट करते हो तो अगर आपको 58 इलेक्ट्रॉन्स भरना होगा तो जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6, फिर 6s2 में जाने के बाद उसके बाद आप 4F तक पहुंचते हो, उसके बाद आप 4F तक पहुंचते हो। मतलब आप सबसे पहले 1S भरते हो, 2S भरते हो, 2P भरते हो, 3S भरते हो, 3P, उसके बाद में 4S भरते हो, 3P के बाद 4S भरते हो, फिर 3D भरते हो, 3D भरने के बाद 4P भरते हो, 4P भरने के बाद आप 5S भरते हो, 5S भी भर देते हो, आप 4D भी भर देते हो, 4D भी भर देते हो, 5P भी भर देते हो, 5P भी भर देते हो। सबसे पहले फिर आप 6 में जाते हो, 6S भरने के बाद फिर आप कहीं जाके 4 में जाते हो। मतलब आप देखिएगा ये अगर मेरा लास्ट शेल है, अगर ये मेरा अल्टीमेट शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल है, तो ये उससे भी लास्ट वाला थर्ड लास्ट शेल जो होता है वो आप भरते हो। तो आपका जो 4F ऑर्बिटल होती है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जाता है वो इतना अंदर की तरफ होता है कि पहली बात तो वो जल्दी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है, दूसरी बात किसी लिगेंड के आने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जब आप ट्रांजिशन सीरीज पढ़ते हो वो स्कैंडियम टेनियम वेनेडियम वाली, कि लिगेंड अगर आ जाता है तो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग हो जाती है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती है EG में T2G में। यहाँ पे एज सच 4F ऑर्बिटल के ऊपर कोई फर्क जल्दी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो 4F ऑर्बिटल वो इतनी अंदर की तरफ दबी होती है कि पहले आपका 6S आ जाता है, 5P आ जाता है, 5S आ जाता है, फिर कहीं अंदर की तरफ जाके आपका 4F है। यही एक रीजन होता है कि इनकी जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इनका जो स्पेक्ट्रा आता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रा और डी ब्लॉक के एलिमेंट के स्पेक्ट्रा में आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पता नहीं दुनिया भर का हम स्पेक्ट्रा पढ़ लेते हैं, है ना, वो आप लोगों ने टर्म सिंबल्स पढ़ा होगा, फिर उसके बाद में वो एक बहुत अच्छा डायग्राम आप पढ़ते हो इस तरीके से, ठीक है। बट आप जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करते हो तो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज बहुत डिफाइंड होती हैं। यही एक रीजन होता है कि 4F एलिमेंट जो होते हैं उनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज एन इंडिकेटर भी बहुत जगहों पर यूज करते हैं। मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आप अब ध्यान से देखो तो मुझे बताइए लास्ट में क्या क्या भरा हम लोगों ने। सी देखिए लास्ट में हम लोगों ने 6S भरा और 4F भरा, पर उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखोगे एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो डी में भी चला जाता है। मैं थोड़ी देर के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका इलेक्ट्रॉन 6S में जाता है, 5D में जाता है और फिर 4F में जाता है। तो आप अगर देखो तो यहाँ पे 5D इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, 4F ऑर्बिटल और 6S ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, और उससे पहले ये वाली नोबल गैस आ जाती है अगर मैं बात करता हूँ लैंथेनॉइड्स की।
ठीक है, लैंथेनाइड सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ लैंथेनॉइड्स के बारे में, तो सबसे पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। अब 5d ऑर्बिटल पे आपको डाउट आ रहा होगा, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर 5p के बाद 6s के बाद तो 4f में जाना चाहिए ना, 5d वाला ऑर्बिटल क्यों बीच में अपना टांग घुसा रहा है ना, उससे तो क्या ही लेना देना है, पहले 4f भरेगा उसके बाद तो 5d में जाना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस तो वही होता है। बट यहाँ थोड़ा सा एक ट्रिकी पॉइंट है, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ वो ट्रिकी पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो 5d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। 5d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो वो खाली पड़ा होगा, ये एक ट्रिकी पॉइंट है। और क्यों है ये भी इसका रीजन मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आपका 5d ऑर्बिटल जो है ना, बस ये एक बीच में आ जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 6s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 6s के बाद डायरेक्ट हम किस पे चले जाते हैं, बीच में हम 5d में एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करते हुए फिर हम 4f पे जाते हैं। तो पहले 5d आ जाता है और फिर अब अगर मैं इनको शेल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से लिखूं तो सबसे बाहर वाला क्या आएगा 6s। अब इसका मतलब ये नहीं सबसे पहले 4f भरा जाता है, सबसे बाहर क्या आएगा 6s, फिर क्या आएगा 5d। 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद 5d में या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो वो खाली पड़ा रहेगा, मतलब 5d भरा नहीं जाता है, बस वो जाते जाते जब यहाँ से एलिमेंट यहाँ जा रहे होते हैं एक इलेक्ट्रॉन को हम ड्रॉप करके चले जाते हैं। इसका रीजन मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता देता हूँ रीजन क्या होता है। और 4f में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, या तो 0 या तो 14, कुछ कुछ किताबों में देखोगे वहाँ पे 1 और 14 भी लिखा होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनॉइड्स की अगर कल को आपसे पूछे, लैंथेनॉइड्स की अगर कोई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो ns, अगर ये n वाला शेल है तो ये n-1 वाला शेल है और ये n-2 वाला शेल है। तो आप कह सकते हो कि ns में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, n-1 का जो d है, n-1 का जो d है यहाँ पे 5d, उसमें या तो 1 या तो 0, ये 10 नहीं है, ये याद रखना, कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देंगे, 0 है वो, या तो 1 या तो 0। और n-2 का जो f है, n-2 का जो f होगा उसके अंदर आपका कौन प्रेजेंट होगा, 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पॉइंट्स मैंने बोले वो याद रखना। नंबर 1 पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा, 4f ऑर्बिटल बहुत अंदर की तरफ होती है, इसलिए वो जल्दी डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। दूसरी बात, इसके ऊपर लिगेंड्स का जल्दी कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम पढ़ते थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि 4f काफी डीपली अंदर बरीड होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा लिगेंड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद डायरेक्ट हमारा 4f में इलेक्ट्रॉन 1, फिर 4f2, और उस समय 5d में 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 5d में तो इलेक्ट्रॉन जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 5d तो 4f के बाद आ रही है ना। अगर आप अबव प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो पहले सीधा 4f से शुरू होना चाहिए, 4f1 4f2। तो जो आपका सीरियम है उसमें क्या आना चाहिए, सीरियम के साथ डायरेक्ट, अब सीरियम से भी पहले लेंथेनम आ गया, तो लेंथेनम में क्या होना चाहिए, f1, फिर ये f2 हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपको पहला इलेक्ट्रॉन होता है, लेंथेनम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना। आप अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बना देते हो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन आती है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ज़ेनॉन आती है। उसके बाद आपका 6s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लेंथेनम की, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनम, एटॉमिक नंबर कितना है लेंथेनम का, एटॉमिक नंबर लेंथेनम का अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था 57। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कहाँ जाना चाहिए, 5d1 होना चाहिए, ठीक है। 5d1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब डायरेक्ट f ब्लॉक आता है, तो क्या होना चाहिए, 4f1 होना चाहिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो तो d ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ f आता है, लेकिन यही एक प्रॉब्लम है, जो पहला एलिमेंट है ना, पहला वो d का है, और बाद में आपके जो बाकी के सारे एलिमेंट हैं वो f में काउंट किए जाते हैं। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है 6s के बाद, पहले वो d f में नहीं जाता, पहला वो इलेक्ट्रॉन जाता है 5d में, 5d1। आई बात समझ में। इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है चलो सर मान लिए पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाता है, ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 57। अब सीरियम की बात करो, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 58। अगर सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, अब तो f ब्लॉक शुरू हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए xe, फिर क्या होना चाहिए 6s2, 5d में 1 रहेगा, चलो मान लेते हैं, आपने कहा 5d में पहला इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 4f में अब क्या हो जाना चाहिए 1। फिर चलो सीरियम के बाद आपका क्या आता है, लेंथेनम के बाद सीरियम के बाद pr, चलो pr लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर 59 लिख देते हैं। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, ज़ेनॉन आना चाहिए था, फिर उसके बाद 6s2 आएगा, यहाँ 4f2 होना चाहिए था, हम मान लेते हैं 5d यहाँ पे 1 है। मतलब अगर लेंथेनम का पहला इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, मान लेते हैं, पर लेंथेनम के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए फिर वो डायरेक्ट f1 f2 f3 भरते हुए जाना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि लेंथेनम में आपके पास 6s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4f में कुछ भी नहीं रहेगा। देखो मैं यहाँ सीक्वेंस शेल के हिसाब से लगा रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस बनाया है ये फिलिंग के हिसाब से बनाया है।
मतलब पहले 6s में जाता है, फिर 5d में जाएगा, फिर 4f में जाएगा। और यहाँ जो मैंने जो सीक्वेंस बनाया हुआ है दिस इज एज पर द पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, पहले 4f आ रहा है शेल के हिसाब से, फिर 5d आता है, फिर 6s आता है। तो वो समझने के लिए कि बाहर का शेल कौन सा है, अंदर का कौन सा, बट फिलिंग सबसे पहले कहाँ होगी, पहले फिलिंग 6s में ही भरी जाएगी, फिर 5d में जाएगी, फिर 4f में जाएगी। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। आई होप समझ में आया। तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले 2 इलेक्ट्रॉन 6s में गए, फिर 5d1, ये तो लेंथनम के लिए होगा। फिर सीरियम के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, 6s2 5d1 4f1 4f2 4f3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो सर कितना आसान था, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लेंथनम का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तब तक डी में ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम क्या शुरू हो जाती है, इट माइट बी एक्सपेक्टेड दैट द 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम would be formed by adding 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन into 4f levels। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि सीरियम के बाद जितने भी एलिमेंट हमारे आएंगे उन सबका जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 4 वो f में भरना स्टार्ट होगा, डी का इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं रहेगा। लेंथनम वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेंथनम का जो था वो डी के डी में रहेगा। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। हाउएवर इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल to move the single d electron into 4f level in most of the element but not in case of cerium, gadolinium and lutetium। अब ऐसा हम मान सकते हैं कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, डी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वो लेंथनम वाला इलेक्ट्रॉन वो डी में ही रहना चाहिए और सीरियम के बाद 1 2 3 4 भरते हुए चला जाना चाहिए। बट ये ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व ये है कि जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जेटिकली अकेला डी में रहने से अच्छा वो भी एफ में जंप कर जाता है। वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेंथनम का होता है लेकिन वो भी जंप कर जाता है एफ में। बट ये हमेशा नहीं होगा, कुछ कुछ केसेस में वो नहीं होता, जैसे सीरियम के केस में वो नहीं होगा, गैडोलिनियम के केस में ये नहीं होगा, ल्यूटेशियम के केस में ये नहीं होगा। ये उस पर्टिकुलर केस में आपका डी का इलेक्ट्रॉन डी में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या है सर, 6s2 5d1 4f0 दिस इज एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व भी वही होगा। सीरियम के केस में व्हाट इज एक्सपेक्टेड 6s2 5d1 ये लेंथनम का इलेक्ट्रॉन है एक, और ये 4f1 जो कि सीरियम का इलेक्ट्रॉन अब स्टार्ट हुआ है, एटॉमिक नंबर 58 यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 57 एटॉमिक नंबर था। अब एक्सपेक्टेड जो था वही आपका ऑब्जर्व होता है 4f1 5d1 6s2। लेकिन जैसे ही आप प्रोसोडियम पे जाते हो, जो आपका एक्सपेक्टेशन था कि डी का इलेक्ट्रॉन वहीं रहना चाहिए और 4f में 2 आना चाहिए, क्योंकि 1 के बाद 2 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यहाँ जाएगा, ये 5d1, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अब यहाँ जंप कर जाता है। जैसे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, हमको कभी 4f2 मिलेगा ही नहीं, हमको सीधा 4f3 मिलेगा और डी में कितना 0 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसको याद रख लेना, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो हमारा जो एनोमलस बिहेवियर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो थर्ड एलिमेंट से, यानी लेंथेनॉइड्स की अगर मैं बात करूँ, सीरियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वहां से शुरू होता है। अब सिमिलर सिचुएशन, यहाँ 5d1 होना चाहिए था 4f3, तो यहाँ पे 4f4 हो जाएगा 5d0, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंप कर जाएगा। मैं जंपिंग दिखाते हुए चलता हूँ, आपका इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जंप कर जाएगा, ये भी यहाँ जंप कर जाएगा। देखो इसीलिए सब में 5d0 ये ऑब्जर्व्ड है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे 5d1 है, ये 5 के बाद 6 आएगा, 5d1 है, ये यहाँ जंप कर जाएगा। दिस इज व्हाट यू गेट। लेकिन जब आप गैडोलिनियम पे आते हो, व्हाट इज गैडोलिनियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4f7 5d1 6s2, ये डी वाला लेंथेनम का इलेक्ट्रॉन है जो आया था। ये लेंथेनम का इलेक्ट्रॉन अब जंपिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं जंपिंग करेगा? क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है और 4f7 इज f7 इज हाफ फील्ड सबशेल, और उस समय वो स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन अब वहीं रहेगा। इस पर्टिकुलर केस में एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व सेम मिलेगा। इसीलिए कहा जाता था कि जंपिंग ऑफ डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है 4f में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं जानता हूँ पढ़ने वाले बच्चे हो अगर, ये एनर्जेटिकली फेवरेबल क्यों हुआ, क्यों डी का इलेक्ट्रॉन f में। आप थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कर लेना, शायद आपको क्वांटम से इसका आंसर मिल जाए, क्यों एनर्जेटिकली ये फेवरेबल होता है। मैं अभी फिलहाल उसके आंसर देने के मूड में फिलहाल नहीं हूँ, और ना ही मैं उस डेप्थ में जाना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। बस हम एक वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एनर्जेटिकली फेवरेबल। और अब सबको पता है यार, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में जो एनर्जी है और स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहाँ भी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी और एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ हमको हमेशा एनोमलस बिहेवियर देखने मिलता है। मॉलिक्यूल खुद को वो कहते हैं ना रीअरेंज या रीअलाइन कर लेता है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। तो गैडोलिनियम में नहीं देखने मिलती है, सीरियम में नहीं देखने मिलती है ये ट्रांजिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखोगे 4f7 के बाद 4f8 हो जाना चाहिए, ये d1, अब ये जंप हो जाएगा तो 9 हो जाता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ 4f3,
हम 4f2 क्या हमको कभी देखने मिली? नहीं देखने मिलती है। मैं अगर आपसे कहूँ 4f8 देखने मिली? नहीं, वो 4f9 हो गया, सडनली इलेक्ट्रॉन जंप हो गया, फिर ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। अब बात करते हैं ल्यूटेशियम का। सर ल्यूटेशियम में भी सेम हो जाता है, सिंस वहाँ पे 4f14 हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन का जंपिंग पॉसिबल नहीं होता। उस पर्टिकुलर केस में ये 5d1 रहेगा, यहाँ ये 5d1 रहेगा, यहाँ ये 5d1 रहेगा। इस चीज को याद रखना। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो नोटिस करने वाली है, जो मैं चाहता हूँ आप लोग नोटिस करो। 4f7 जो आपका था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये जो 4f7 बना, ये 4f7 यहाँ आया, 4f7 यहाँ आया, पर 4f7 दो बार आया। कैन यू सी दिस? यूरोपियम में भी 4f7 आ रहा है, गैडोलिनियम में भी 4f7 आ रहा है। यूरोपियम में 4f7 आ रहा है बिकॉज ऑफ द जंपिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, और गैडोलिनियम में 4f7 आ रहा है बिकॉज वो ओरिजिनली है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ऑब्जर्व करो, यट्रबियम में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी 4f14 आ रहा है, यहाँ पर भी 4f14 आ रहा है। ये 4f14 आ रहा है बिकॉज ऑफ द जंपिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, बट ये ओरिजिनल 4f14 है। तो यट्रबियम और ल्यूटेशियम ये दोनों का फुलफिल ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल। यूरोपियम और गैडोलिनियम का भी फुलफिल ऑर्बिटल होता है, ये याद रखना। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मदद करेंगी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट और इनकी केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, ये फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया, कितने एलिमेंट्स हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ वो पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आता है, बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि सर इन 14 एलिमेंट्स को हम लोगों ने बाहर क्यों निकाल के रखा हुआ है, क्या रीजन है इन 14 एलिमेंट्स को बाहर निकाल के रखने का? सी, इसका सिंपल सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये 14 के 14 एलिमेंट जो है ना वो सिमिलर है, और पहले के लोगों को लगता था वो एक ही एलिमेंट था। अब इसके बाद अगर आप सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक चले जाते हो, और उसके बाद जब आप हाफनियम पे चले जाते हो, अनफॉर्चुनेटली जिरकोनियम और हाफनियम का प्रॉपर्टी सेम होता है एक ही ग्रुप में। अगर ये 14 एलिमेंट को यहाँ लगाया जाता तो आपके डी ब्लॉक का जो पूरा ढांचा है वो बिगड़ जाता, ये जो हाफनियम है पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो जाता। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिमेट्री मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल का जो पैटर्न है वो यही बात पे बेस्ड है कि डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी रिमेन सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी बदल सकता है पर केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम, क्योंकि आप लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक चले जाओ सब +1 दिखाते हैं, आप बोरोन से लेके यहाँ पे थेरियम तक चले जाओ, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। तो हमको वो सिमेट्री डिस्टर्ब नहीं करनी थी, तो हमने इन 14 एलिमेंट्स को बाहर अलग एक ग्रुप बना के रख दिया। और दूसरा रीजन आप ये भी कह सकते हो कि ये सारे एलिमेंट एक जैसे दिखते थे, अब पहले के जमाने के लोगों को लगता था वो एक ही एलिमेंट है, बाद में पता चला नहीं भैया ये डिफरेंट एलिमेंट है। जब हमारे पास एडवांस टेक्निक्स आने लगी, जब हम इनको सेपरेट कर पाए, तब हमें पता चला कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स भी हमारे पास होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में इतना सब चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। विल बी हैविंग सम डिस्कशन अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। हम मेटल इलेक्ट्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, अबंडेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम हार्किन्स रूल कहते हैं, एज वेल एज हम स्टार्ट करेंगे इनका सेपरेशन, कि इन मेटल्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।